नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज की इस नई वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब के एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। चलिए सबसे पहले सवाल को ले लेते हैं। रवि देशपांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई हैव बुक्ड इन न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। इज द डेवलपर सपोज टू इशू एन अलॉटमेंट लेटर? द बिल्डर हैज नॉट प्रोवाइडेड वन येट। व्हाट शुड आई डू इन दिस केस? देखिए रवि जी, पहली चीज तो यह है, अगर आपने फ्लैट बुक कर लिया है, पैसे भी आपने बुकिंग अमाउंट के दे दिए हैं और उसके बाद भी अगर डेवलपर ने आपको अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं किया है, तो ये एक रेड फ्लैग है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले ये चीज क्लियर कर लेना है कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है बुकिंग के बाद आपके मन में ये बात आई हो या आपको ये जानकारी मिली हो। तो अलॉटमेंट लेटर होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इसमें साफ-साफ जो रेरा एक्ट है, वो सब सेक्शन 2G ऑफ सेक्शन 4 क्या कहती है, उसे आप सबको समझना चाहिए। वहाँ पे ये बात साफ लिखी हुई है, अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख लीजिए कि जो भी डेवलपर आपको बेच रहा है, उसको बताना ज़रूरी है लिखित रूप में। अब ये कब पास हुआ है एक्ट? 2016 में। महाराष्ट्र में महारेरा कब अप्लाई हुआ है? 1 मई 2017 में। तो ये तब से चला आ रहा है और महारेरा ने इसमें कई बार जो है गाइडलाइंस भी निकाली हैं। और रेरा एक्ट क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ सबसे पहले। Proforma of the allotment letter, agreement for sale, and the conveyance deed proposed to be signed with the allottees. The number, type, and the carpet area of apartment for sale in the project, along with the area of the exclusive balcony or veranda area and the exclusive open terrace area apartment with the apartment. सो इसमें साफ-साफ आप क्या देख पा रहे हैं कि ये क्लॉज़ कह रहा है और इसके बाद महारेरा ने 2 बार जो है इस पे गाइडलाइन निकाली हुई है। अभी लास्ट सितंबर 2024 में भी एक फाइनल जो है इन्होंने प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर के लिए और प्रोफार्मा एग्रीमेंट टू सेल के लिए भी पीडीएफ जारी किया था। उसे भी स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लगा देते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये करने के पीछे का लॉजिक एकदम साफ है महारेरा का कि अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं और 10% से कम पैसा जितना भी आप पे करते हैं, चाहे आप बुकिंग के लिए 50,000 पे करिए, 1 लाख पे करिए, 2 लाख पे करिए, पर ये अमाउंट 10% से कम होना चाहिए एग्रीमेंट के पहले, एक चीज़। और जैसे ही आप अमाउंट एक तरीके से आपने एडवांस डेवलपर को पे कर दिया, बुकिंग अमाउंट पे कर दिया, तो ये डेवलपर की ज़िम्मेदारी है कि आपको वो अलॉटमेंट लेटर इश्यू करे और उसमें साफ-साफ जो है यूनिट नंबर मेंशन होना चाहिए, उसको कितने में आपको बेचा जा रहा है ये मेंशन होना चाहिए, उसके साथ किस तरह की पार्किंग है वो भी मेंशन होना चाहिए। तो ये सारा फॉर्मेट मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ और ये आपके लिए लेना क्यों अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और हमारे पास ये कई बार लोगों के कंसर्न्स भी आए हुए हैं कि बुकिंग के बाद उनको कहा गया नहीं सर वो तो यूनिट पहले बिक गई थी और आपको जो है हमने बता दिया वो गलत हुआ सर, आप यूनिट चेंज कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सेलेक्ट किया कुछ और जैसे लेआउट और आपका लेआउट बदल जाता है। तो अगर आपका यूनिट नंबर लिखित रूप में आपके पास आ जाएगा, तो एक लीगल बाइंडिंग हो जाती है और फिर डेवलपर उससे मुकर नहीं सकता है। कई बार उनको अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, अच्छा प्राइस मिल जाता है, तो डेवलपर हो सकता है आपका यूनिट घुमा दे। कई बार हो सकता है आपको पार्किंग कुछ भी कमिट कर दिया गया और रिटर्न में अगर देरी आ रही है और हफ्ते, 10 दिन बाद या फिर 1 महीने उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकता है और फिर आप जब बात करने जाएँगे, तो आपकी जो एक तरीके से ग्रेविटी है बात करने की, वो कम हो जाती है, आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है डेवलपर के साथ बात बात करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं। तो पहले वो बायर जो लोग खरीदने जा रहे हैं, पहले आप ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरह के सवाल ही सारे बायर्स को एक तरीके से एम्पावर करते हैं। आपको ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बुकिंग अमाउंट देने से पहले आप डेवलपर से, प्रमोटर से पूछ लीजिए कि भाई आप मुझे अलॉटमेंट लेटर देने वाले हैं क्या? और अगर आप देने वाले हैं तो वो आपका प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर क्या है मुझे दिखा दीजिए, किस तरीके की चीज़ आप मुझे देंगे? क्या मुझे प्रॉपर मेल पे भेजने वाले हैं या मुझे अभी के अभी प्रिंट आउट में मिल जाएगा? उसे आप एक बार देख के समझ लीजिए। और सारे डेवलपर के लिए ये मैंडेटरी है कि जो अलॉटमेंट लेटर वो इश्यू कर रहे हैं, उसका एक फॉर्मेट वो अपने महारेरा पेज पे भी डालेंगे, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। माइनर उसमें जो है चेंजेस अलाउड हैं महारेरा की तरफ से, लेकिन बिल्कुल वो चेंज नहीं कर सकता। अब तो काफ़ी डीप स्क्रूटनी भी हो रहा है, महारेरा उसे स्क्रूटनाइज़ करने के बाद ही पब्लिश कर रहा है। तो उनके महारेरा पेज पे भी आप देख सकते हैं और डेवलपर से बुकिंग के पहले इस पे बात कर लेंगे, तो बुकिंग करते ही आपको वो अलॉटमेंट लेटर लेने में देरी नहीं होगी। अब आपके केस की बात कर लेते हैं देशपांडे जी।
कि आखिर अब आपके लिए क्या रेमेडी है। तो पहले तो आप डेवलपर से बात करिए और एक साधारण सा ईमेल कर दीजिए कि अभी तक हमें आपसे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, जो कि मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने कौन-सा यूनिट आपसे खरीदा हुआ है, किस प्राइस में खरीदा हुआ है, किस तरह का पार्किंग है, किस फ्लोर पे है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ हमें आप ये सेंड करिए। इसे अपनी भाषा में आप एक बार उनको मेल कर दीजिए। अगर इसके बाद आपको रिप्लाई आ जाता है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, कन्फर्मेशन आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, तो फिर उनको महारेरा का सेक्शन जो मैंने आपको बताया, सब सेक्शन 2G और सेक्शन 4, उसको आप उनके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के कि ये महारेरा का रूल है। और दूसरा जो अटैचमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, जहाँ पे हमने प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर का जो है फॉर्मेट डाला हुआ है और ये लास्ट सितंबर 2024 में महारेरा ने रिवाइज भी किया हुआ है, उसे भी अटैच करके आप भेज सकते हैं, एक्सक्लेटेड मेल के रूप में या सेकंड मेल के रूप में। और उम्मीद है कि आपका कंसर्न रिजॉल्व हो जाएगा और उनसे आप वर्बल कम्युनिकेशन भी इस पे कर लीजिए, लिखित तो आपको करना ही है। तो ये आपके लिए रेमेडी है और जो लोग भी खरीदने जा रहे हैं वो इन बात का ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं, गुलाम अली जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर व्हाट डॉक्यूमेंट शुड वन डिमांड फ्रॉम द डेवलपर्स बिल्डर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द फ्लैट और शॉप, प्लीज गाइड। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं फिर कहूंगा कि ऐसे सवाल ही हैं जो बाकी बायर्स को भी सचेत करते हैं कि मुझे किस तरीके से अप्रोच रखना है ड्यूरिंग द बुकिंग या फिर बुकिंग के बाद। अब यहाँ पे जो इनका सवाल है कि भाई मैं किस तरह का डॉक्यूमेंट मांगूं जब भी मैं बुकिंग करने जा रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मांगने से पहले आपकी एज ए बायर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप गो विद द फ्लो करते हैं, यानी आपने प्रोजेक्ट देखा, सैंपल फ्लैट अच्छा लगा, आप सीधे बात किए, एक इमोशनल टॉक होता है और आप कहीं ना कहीं उस इमोशनल टॉक में ऐसे बंध जाते हैं या फ्लो में बुकिंग का चेक या जो भी ट्रांसफर करना है, स्कैन करना है, कार्ड पेमेंट करना है, आप करते हुए चले जाते हैं और फिर बाद में जब आपको रियलाइज होता है कि मुझे ये सब चीजें करनी थी, तब देर हो चुका होता है। जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में दिया, आपकी बार्गेनिंग पावर तब कम हो जाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या चेक करना है, क्या समझना, वो पहले ही आपका होमवर्क हो जाना चाहिए। अभी इसमें करना क्या है कि बुकिंग पे बैठने से पहले बिल्डर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 3-4 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तो घर बैठे ही पहले महारेरा का पेज खोलिए और वहां पे सबसे पहले सर्च टाइटल रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि 30-40 साल से इस लैंड पार्सल का किस किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, वडिलोपार्जित है यानी कि एंसेस्ट्रल लैंड है, पुश्तैनी जमीन है या फिर डायरेक्ट खरीदी हुई जमीन है, इसमें कोई ज्वाइंट वेंचर में है क्या, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाते हैं। एक दूसरी चीज ये हो जाती है कि जो ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर है उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसके साथ साथ आप यह भी देखिए कि जो लेआउट आप खरीदने जा रहे हैं जिस फ्लोर पे, क्या वो सैंक्शनड है या नहीं सैंक्शनड है, ये भी आपको महारेरा में ही दिख जाता है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको जो है खुद स्टडी करना है महारेरा पेज पे। महारेरा पेज पे स्टडी करने के बाद जब आप डेवलपर के पास जा रहे हैं, तो जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करिए और साथ ही साथ आप उनसे पूछिए बुकिंग के बाद का क्या प्रोसेस है, क्या मुझे अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला है, और अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद जब मैं 10% तक का पेमेंट कर दूंगा तो मुझे प्रोफार्मा एग्रीमेंट लेटर, एग्रीमेंट टू सेल का फॉर्मेट भी मिलेगा क्या, क्या वो फॉर्मेट अभी मैं देख सकता हूँ। ये सारी चीजें अगर आप पहले से ही सचेत रहेंगे और जो उसमें जुड़े हुए पार्टनर्स हैं, ज्वाइंट वेंचर्स में जो लोग हैं, अगर उनके द्वारा कुछ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है तो उसे भी एक बार जाकर देखने की कोशिश करिए। इससे आपकी तमाम चीजें जो है वो सिक्योर हो जाती हैं, क्योंकि एक्सक्यूज के लिए कोई भी, अगर आप मान लीजिए इग्नोरेंस है लॉ का, तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है लॉ में। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो जानकारी नहीं थी, ऐसा होता है, तो आपको इससे कोई कोर्ट से आपको ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिल जाएगा। जब कल को मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर आपको फाइट करना पड़े और आप ये दलील नहीं दे सकते हैं कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं, मैंने तो ट्रस्ट कर लिया, मैंने तो महारेरा नंबर देख के ले लिया, इनका महारेरा रजिस्ट्रेशन था, तो मैं आगे कुछ सोचने के बजाय मैं सीधे बुकिंग करने के बारे में सोचा, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपका पैसा है, ये आपके लिए ही ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को पहले ही समझ लीजिए बिफोर प्रोसीडिंग। और सारी चीज़ें क्या समझना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सर्च टाइटल रिपोर्ट को आपको पढ़ना है, जो सैंक्शन लेआउट है वो भी देखना है, कहाँ तक के फ्लोर की सैंक्शनिंग मिली है, क्या आप उसके ऊपर तो नहीं ले रहे हैं, और जिस
दिन आप बुकिंग करने जा रहे हैं उसके पहले आप पूछिए कि आपको बुकिंग करने के बाद क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी और किस-किस केस पे कैंसलेशन पे हमारा पैसा रिफंड होगा। और जो गाइडलाइन महारेरा की तरफ से है वो भी लगातार हमने आपको बता दिया है, किस-किस समय पे अगर एक बार आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है जिस डेट से, उस डेट से अगर आप 15 दिन तक कैंसल करते हैं तो कोई भी कैंसलेशन नहीं लगता है। उसके आगे अगर 16वें दिन से 31 दिन के बीच में आप करते हैं तो आपका 1% डिडक्ट कर सकता है। ये पूरा लिस्ट भी आपको अभी पेज के ऊपर दिखा देते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो बुकिंग करने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। कहीं भी समस्या आ रही है तो सौदागर लगातार कहता है या तो आप कमेंट करके बता दीजिए या फिर हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आसानी से आप हम तक भेज दीजिए। आपके जो भी कंसर्न है, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, खरीदने के बाद, पोजीशन लेने के पहले या पोजीशन लेने के बाद, कहीं पे भी आपको कोई समस्या आ रही है, सौदा घर तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। उससे हमारा 2 काम होता है। एक तो उससे हमें सीख मिलती है, बाकी बायर्स को हम अलर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको सचेत कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई केस पहले से नहीं आया है, तो हमें भी स्टडी करने का मौका मिलता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड भी कर पाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई मेड माई फाइनल फ्लैट पेमेंट अराउंड a month ago. The builder issued the possession letter with the same date, but I still have not received actual possession. I am curious what should be the possession date on the letter, the payment date or the actual handover date. Also, the builder is not willing to change the possession date. तो पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आप ये क्यों वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि पोज़ीशन डेट डेवलपर चेंज करना नहीं चाह रहा है और एक्चुअल पोज़ीशन डेट क्या होता है? जो डेट उसने लेटर में लिखा हुआ है या फिर जब आपको एक्चुअल वो हैंडओवर मिल रहा है कीज़ के साथ। ये चीज़ इसलिए संशय पैदा कर रही है कि इस बात से ये बात निकल के आ रही, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बिना इंस्पेक्शन किए पोज़ीशन लेटर ले लिया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आए आपने पोजीशन ले लिया है? क्योंकि ये पढ़ने के बाद यही ग्लिम्स आ रहा है। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा इसे एलॉबरेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। उसके लिए हमने व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर आप कमेंट में ही एलॉबरेट कर दीजिए तो सबको भी पता चलेगा और मैं उसको ज़्यादा विस्तृत बता दूँगा। लेकिन मैं दोनों केस को समझ के चलता हूँ। अगर ओसी नहीं आया है तो आपको पोजीशन लेटर लेना नहीं है और वो पोजीशन लेटर किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। उसकी कोई भी वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी नहीं होने वाली है, एक। दूसरी चीज़, अगर आपने बिना इंस्पेक्शन के जो है पोजीशन लेटर ले लिया है तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन आपके केस में ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर बाय एनी चांस आपने पोजीशन लेटर पे साइन कर दिया है और आपका घर आपको नहीं मिल रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजन, चाहे ओसी ना होने की वजह से, चाहे वो उसका प्रॉपर फिनिशिंग वर्क ना होने की वजह से, तो आप तुरंत जो है मेल करिए डेवलपर को कि आपने मुझसे साइन सो एंड सो डेट को करा दिया है। उसका अटैचमेंट भी आप डालिए। अभी तक आप हमें पोजीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तक आपने हमें अंधेरे में क्यों रखा हुआ है? इसके कॉम्प्लिकेशंस ये आ रहे हैं कि मैं शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा रेंटल चालू है, मेरी ईएमआई चालू है। ये सारी चीज़ें आप पहले उसको तुरंत के तुरंत मेल कर दीजिए और उनसे इंसिस्ट करिए, इसका फ़ॉलो-अप करिए कि वो रिप्लाई करें कि भाई वो क्यों पोजीशन नहीं दे रहे हैं। एक तो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए और आपके सवाल से जो एक सबसे बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है बाकी बायर्स के लिए, बाकी लोग जो पोजीशन लेने वाले हैं, बिना इंस्पेक्शन के पोजीशन मत लीजिए, पहली चीज़। अगर ओसी नहीं आया है तो कोई भी इंटीरियर वर्क के लिए मेरा 2 महीने बच जाएगा, 1 महीने बच जाएगा, अभी से चालू कर लेते हैं। डेवलपर के लोग भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, सर ओसी तो हमने अप्लाई कर दिया, आ ही जाएगा, आप एक बार इंटीरियर काम चालू कर लें। मत करिए। 2 महीने का अगर आप रेंटल 50,000 रुपए भी देते होंगे तो लाख रुपए बचाने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि जो इंटीरियर में आप 15 लाख रुपए लगाने वाले हैं उसकी जगह 10 लाख रुपए लगाइए, जो ज़रूरी है वहीं करिए। इमोशन में बह के पैसे मत खर्च करिए और 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में विदाउट ओसी आप पोजीशन मत लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने इंटीरियर का काम चालू कर दिया है, पीओपी करा लिया है और सीपेजेज हो गए। मान लीजिए ऊपर कुछ भी चोक होता है, क्योंकि जो आपकी टाइलिंग है, डेवलपर क्या करते हैं, 90 फीसदी जो डेवलपर हैं, वो ग्राउटिंग को प्रॉपर केमिकल प्रॉपर जो उसके पेस्ट होते हैं उससे फिल अप नहीं करते हैं। अगर उसको वो प्रॉपर फिल नहीं कर रहे हैं, देखिए प्रॉपर फिल करने के पीछे क्या मतलब है, टाइल्स के बीच में प्रॉपर आपको 3 से 4 एमएम का गैप देना होता है और फिर उस ग्राउटिंग को प्रॉपरली आपको फिक्स करना होता है स्पेशल केमिकल या उसके पेस्ट से, जिससे कि वो एज ए वाटर प्रूफिंग का काम करे। टाइल की और टाइल के बीच का जो गैप है उसमें जो है वो वाटर रेजिस्टेंट का काम करे। नॉर्मली डेवलपर क्या करते हैं, टाइल को बिल्कुल टच टू टच करते हैं और उसे व्हाइट सीमेंट से फिल कर देते हैं, जो कि कुछ समय में निकल जाता है। या फिर मान लीजिए कि कोई आता है फ्लैट चेक करने अपना और वो टैप खुला रख दिया और उस टाइम पानी नहीं आ रहा था,
तो जब भी पानी भरा जाएगा वहाँ पे जो है कई ऐसे केसेस आए हैं कि पूरे फ्लोर पे पानी फैलता है और वहाँ से पानी नीचे की तरफ सीपेज या फिर लीकेज करता है, जिससे पूरा पीओपी, पूरा वुडन वर्क खराब हो जाता है। तो आपका पैसा भी नुकसान होगा, इमोशनली भी आप काफ़ी बेकार फील करेंगे कि आप अपने घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, आपने इतना पैसा खर्च किया और ये क्या हो गया, और आप डेवलपर से लड़ते जाएँगे। उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ। तो बिना ओसी के आपको पोज़ीशन नहीं लेना है। ओसी आ जाए उसके बाद आपको फ्लैट का इंस्पेक्शन करना है। जब तक उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व ना हो जाएँ, आप पोज़ीशन लेटर पे साइन करके कीज़ मत लीजिए। 1 महीने 2 महीने का डिले होता है तो होने दीजिए, क्योंकि उस घर में आप 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, कम से कम 5-6 साल के लिए रहने जा रहे हैं। या कई लोगों के लिए ऐसा है कि उनका यही सपना है कि अब ये मेरा आखिरी रहने के लिए घर होगा। अब शायद आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है, पर हम लोग तो यहीं रहेंगे, खासकर जो लोग काफ़ी बड़े साइज़ का अपार्टमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबके लिए मैसेज इस सवाल के ज़रिए निकल के आ रहा है, और यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, इसमें साफ आपको पहले मेल कर देना है, और आपके केस में जब आपको कीज़ मिलेगा, फाइनल हैंडओवर मिलेगा, तभी आपका पोज़ीशन डेट माना जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप पोज़ीशन डेट को चेंज करने की बात इसलिए भी कर रहे होंगे क्योंकि आपका मेंटेनेंस चालू होने का उम्मीद है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है चालू होने का उम्मीद है। अगर इसका गैप 1 महीने का है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं करने वाला है, लेकिन अगर ये लंबा गैप हो रहा है तो आप मेल पे इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी नहीं मिलती है तो फिर आपको सीधे तरीके से उनको समझाना होगा कि वी आर बाउंड टू टेक अ लीगल एक्शन, और हो सके अगर इसका भी रिप्लाई नहीं आता है तो उनको लीगल नोटिस एक लॉयर के ज़रिए मिलके आप ज़रूर भेज दीजिए, उनका रिप्लाई अवश्य आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है शुभम कौशिक जी का। इन्होंने लिखा है, व्हाट इज़ द सुपर बिल्ट अप एरिया वर्सेस कारपेट एरिया रेशियो इन पुणे? देखिए शुभम कौशिक जी, ये सवाल आज के 3 साल 4 साल पहले आता था तो ज़्यादा रिलेवेंट लगता था, पर आज आपने ये सवाल क्यों किया है इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज सुपर बिल्ट अप की बात ही नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि कारपेट एरिया जो आपको बता दिया जाता है वो सच में आपको उतना ही कारपेट एरिया मिलता है, उससे कम ज़्यादा नहीं रहता है। ये सारी जानकारी आज इस सवाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, आज के डेट में डेवलपर को कारपेट एरिया प्लस बालकनी एरिया, टेरेसेस एरिया को बताना अनिवार्य हो गया है। यानी वो आपको टोटल एरिया भी बताता है। जैसे मान लीजिए आप 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हैं, जिसे वो कारपेट एरिया कह के ही डिनोट करता है, जबकि वो टोटल एरिया है। इसके अंतर्गत क्या है, कारपेट प्लस बालकनी एरिया, वरांडा एरिया या फिर टेरेसेस जो भी हैं आपके साथ, वो उसमें जोड़ने के बाद टोटल एरिया बन जाता है। अब यहाँ पे समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पे बात आती है सुपर बिल्टअप की वर्सेस कारपेट एरिया की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपको कारपेट एरिया 800 स्क्वायर फीट का बताया जाता है, जब आप उसे मेज़र करते हैं, तो इवन बालकनी, टेरेसेस, एंट्री लॉबी सब कुछ मिलाने के बाद भी वो कारपेट एरिया मैच नहीं करता है। अगर 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो लगभग 50 से 60 स्क्वायर फीट का डेविएशन आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि कारपेट एरिया का डेफिनिशन महारेरा के बाद बदल चुका है। पहले का कारपेट एरिया का डेफिनेशन होता था जिसमें इंटरनल वॉल एरिया इंक्लूड नहीं होते थे। यानी कि जहाँ-जहाँ सच में आप कारपेट बिछा सकते हैं, उसे ही कारपेट एरिया कहा जाता था। लेकिन अब के समय में इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो इंटरनल बाइफरकेटिंग वॉल्स हैं, जो आपके लिविंग से रूम को अलग करती हैं, लिविंग डाइनिंग से किचन को अलग करती हैं या फिर रूम से टॉयलेट को अलग करती हैं, ये सारे इंटरनल वॉल आउटर एक्सटर्नल वॉल को छोड़ के सब कुछ कारपेट एरिया में आता है। कारपेट एरिया का डेफिनेशन क्या है, वो भी एक बार आप लोग समझ लीजिए। ये सेक्शन 2 का जो के पार्ट है वहां पे साफ-साफ है, कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, एरिया अंडर सर्विसेज, शॉप्स, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment. तो यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल वॉल है अपार्टमेंट की, वो कारपेट एरिया में आता है, इसीलिए आपको वो डेविएशन आता है। अगर उस डेविएशन को आप समझना चाहते हैं तो लगभग 7 से 8% का गैप उसमें रहता है। तो अगर आपका 800 स्क्वायर फीट का कारपेट है तो आप ये मान के चलिए कि आप कितना भी कैलकुलेशन कर लीजिए,
750 से 760 स्क्वायर फीट के ऊपर आपको एरिया नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि इंटरनल वॉल भी कारपेट एरिया में आ रहा है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए और ये आप खरीदने से पहले भी समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको एक सही अंदाज़ा रहे कि जो मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ उसमें मुझे यूज़ करने के लिए कितना मिलेगा और कहने के लिए कारपेट एरिया कितना रहेगा। वैसे अगर आपके सवाल को एज़ इट इज़ ले लें तो उसका सीधा-सा ये जवाब है कि पुणे में जब रेरा नहीं था या रेरा के तुरंत बाद जो कैलकुलेशंस होते थे, उसमें जो आपका कारपेट टू सुपर बिल्ट अप का रेशियो होता था या सेलेबल के बीच का रेशियो का डिफरेंस होता था, वो 1:1.3 से लेके 1:1.42 तक रहता था। यानी कि 35 से 42% तक की लोडिंग होती थी, जिसमें कॉमन एरिया, एमिनिटीज़ एरिया, पैसेज एरिया ये सब कुछ जो है इंक्लूड किया करके प्रोपोर्शनेटली सब में डिवाइड किया जाता था। ऐसे केस में अगर कोई डेवलपर आपको सुपर बिल्ट-अप एरिया या सेलेबल एरिया बता रहा है, तो आप उस एरिया को डिवाइड कर दीजिए 1.35 से। आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपने क्या रेशियो लगाया हुआ है। अगर जो अभी मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया आपको 7 से 8% का डेविएशन, तो आप उस कारपेट एरिया को डिवाइड कर दिए 1.8 से, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एग्ज़ैक्ट जो है क्या मिलने वाला है। इसको समझने के बाद आगे सवाल पे चलते हैं। विशाल जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग फनेल जोन एंड रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अराउंड लोहगांव एयरपोर्ट अराइज ड्यू टू रिसेंट डिमोलिशन ड्राइव एंड you promise that you will make a detailed video around it with map. We are eagerly waiting for the video on funnel zone and construction rule around airport. देखिए बहुत अच्छी बात है और हमने इस पे कमिटमेंट किया है तो वीडियो जरूर ले आएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप इसके रूल रेगुलेशन और इसके हाइट की बात करते हैं, तो कभी भी अगर आपने एनए प्लॉट लिया है या फिर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं आर जोन में, तो आपको एयरफोर्स का एनओसी लेना अनिवार्य हो जाता है और जो आर्किटेक्ट हैं वो भी आपको गाइड कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कई बार जो लोग गुठेवारी में कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है कि आखिर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे करूँ? मैंने तो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए 2 गुंठा, 4 गुंठा, 5 गुंठा, 10 गुंठे में पहले ही इन्वेस्ट कर दिया है। अब तो हम लोग यहाँ पे घर बनाना चाह रहे थे क्योंकि हमें कारपेट एरिया ज़्यादा चाहिए था, जो कि फ्लैट में हमें महँगा लग रहा था। कई बार ये भी लगता है कि यहाँ पे हम लोग रह भी सकते हैं और कुछ आरओआई भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उस प्लॉट पे 2 से 3 फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हमें छत का भी मज़ा मिलता है, ज़मीन का भी आनंद मिलता है। देखिए ऐसे केस में आपको जो भी एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में गुंठेवारी में बना रहे हैं, खासकर ईस्ट और वेस्ट साइड में, क्योंकि जो फनेल ज़ोन का मेजर पार्ट है, जितने भी आप रनवे देखेंगे वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है तो यानी कि फनेल ज़ोन भी ईस्टर्न साइड ऑफ द एयरपोर्ट एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द एयरपोर्ट ही होने वाला है। तो जो लोग नॉर्थ साउथ में हैं उनको तो थोड़ा लेवरेज मिल जाता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट वालों को लेवरेज नहीं मिलता है। तो अगर आप गुंठेवारी में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कंस्ट्रक्शन मत करिए। आप कहेंगे मैंने तो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा तो मैं रहूँगा कहाँ? देखिए आप कोशिश करिए, उसको होल्ड करिए, जब तक कि उस पे क्लैरिटी नहीं आती आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिमोलिशन हो सकता है। हो सकता है कोई उस पे कंप्लेन कर दे या फिर जो सुओ मोटो जो है एक्शन लेती है कॉर्पोरेशन या फिर पीएमआरडीए, उसके ज़रिए भी डिमोलिशन किया जा सकता है। और यहाँ पे डिमोलिशन होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं है, ये सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, ये डिफेंस एयरपोर्ट है और इसके लिए यहाँ पे रूल रेगुलेशंस ज़्यादा टाइट रहते हैं। तो एग्जैक्ट हाइट समझने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हाइट परमिसिबल हाइट के अंदर भी बिना सैंक्शनिंग के बना रहे हैं, तो आपके घर पे हथौड़ा चल सकता है। ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ क्योंकि पैसा आपका है और आपको समझना ज़रूरी हो जाता है कि मेरा पैसा कहीं पानी में ना चला जाए, क्योंकि फिर आपको ही ब्रेकडाउन मिलता है। आप टूटते हैं अंदर से, सिर्फ पैसे से नहीं, आप भावनाओं से भी टूटते हैं। इसलिए आपके पैसे का सुरक्षा आप खुद करिए और कहीं पे भी आपको सौदा घर की मदद की ज़रूरत लगे तो क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक भी हमने दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स ओपन है या फिर व्हाट्सएप का लिंक है, किसी भी ज़रिए से हम तक पहुँचा दीजिए। आपकी समस्या का समाधान करने की ज़िम्मेदारी सौदागर की है। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, हमें प्रोत्साहन और आशीर्वाद मिले आपका। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।